नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक को, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों, जैसा कि हम सामान्यतः जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार गोल है, पर यह पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और अपने मध्य में यह थोड़ी सी उभरी हुई है। तो इसका जो आकार है वह गोल नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि यदि पृथ्वी का आकार गोल नहीं है तो यह किस आकार की है। तो हम इसके आकार को गोलाभ बोलते हैं। इसका आकार गोलाभ है। यदि कहीं भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार गोलाभ है। वहाँ पर चपटे होने का कारण है हमारी जो पृथ्वी का ध्रुव है वहाँ पर अभिकेंद्रीय शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। कौन सी शक्तियाँ काम कर रही हैं? अभिकेंद्रीय शक्तियाँ, जिससे यहाँ पर यह चपटी है। और भूमध्य रेखा के पास इसमें उभार है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास हमारी पृथ्वी में कौन सी शक्तियाँ काम कर रही हैं? अपकेंद्रीय शक्तियाँ काम कर रही हैं, इसलिए यह भूमध्य रेखा के पास में उभार है और ध्रुवों पर चपटी है। कुछ लोग सोचेंगे कि हमारी पृथ्वी का आकार गोल है या गोलाभ है। इस बात पर हम कैसे विश्वास कर लें, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। हम जहाँ पर बैठे हैं या जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर पृथ्वी का आकार तो चपटा दिख रहा है हमें। उसी पर हम सो रहे हैं, उसी पर हम खेल रहे हैं, इसी पर हमारे घर बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं। तो हम कैसे मान लें कि ये गोल है? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें देखना पड़ेगा पृथ्वी के मॉडल को। या दूसरी बात ये है, हमें अंतरिक्ष में जाके पृथ्वी को देखना पड़ेगा कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। तो अंतरिक्ष में जाना तो सबके लिए पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम पृथ्वी का एक मॉडल देखते हैं जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ग्लोब इस तरीके से होता है, जिसमें फोम की या प्लास्टिक की एक बॉल को लगा दिया जाता है। इसे हम घुमा भी सकते हैं। इसमें जो आपको ये ग्रीन रंग दिख रहा है ना, ये हमारे महाद्वीप हैं। और जो आपको ये नीला रंग दिख रहा है, ये नीला रंग, ये हमारे महासागर हैं। ग्लोब में सभी देशों को प्रदर्शित किया जाता है, सभी महाद्वीपों को प्रदर्शित किया जाता है, महासागरों के बारे में बताया जाता है। इसके ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी खिंची हुई होती हैं। इस इमेज में जैसा कि हम देख सकते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं तो नहीं खिंची हैं, पर इसमें हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे जो ये रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं इस तरीके से बनाई जाती हैं। इसके अलावा यदि हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो यह इस तरीके से जाती हैं, देशांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई इस तरीके से। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये येलो कलर में बनाई थी देशांतर रेखाएं और पिंक कलर में हमने अक्षांश रेखाओं को बताया है। दोस्तों, अब हम ग्लोब की सहायता से समझेंगे अक्ष के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुस्तक में लिखा हुआ है कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है तथा उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को आपस में मिलाती है, उसे हम अक्ष कहते हैं। आप देख भी सकते हैं, ये ग्लोब बना हुआ है। ग्लोब में एक सुई को आप देख रहे होंगे। यह सुई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिला रही है। इसे ही हम अक्ष कहते हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो आप बोलेंगे कि सर, ये काम तो देशांतर रेखाएं भी करती हैं। अभी आपने बताया था कि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, तो फिर अक्ष और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर हो गया? तो बेटा, जो ये अक्ष की बात कर रहे हैं हम,
ये पृथ्वी के या इस बॉल के अंदर से गया हुआ है। और जो हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं वह पृथ्वी पर इस तरीके से आती हैं बेटा, ऊपर से आती हैं ऐसे। और जो अक्ष है वह पृथ्वी के अंदर से गया हुआ है। जिस अक्ष की हम बात कर रहे हैं वह हम सिर्फ ग्लोब में देखते हैं, एक सुई डली होती है अंदर से। ऐसी कोई सुई हमारी पृथ्वी के अंदर नहीं डली हुई है, बल्कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। वह अक्ष काल्पनिक है, मान लिया गया है। जैसा कि हम इसमें सुई को देख रहे हैं, ऐसी कोई सुई हमारी पृथ्वी में नहीं है। हमारी पृथ्वी स्वतंत्र तरीके से घूम रही है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये हमारा दक्षिण ध्रुव हो गया, जिसे हम साउथ पोल बोलते हैं। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी स्वतंत्र है। दोस्तों अब हम जानेंगे विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा क्या होती है? तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, इसमें देख सकते हैं कि लिखा हुआ है विषुवत रेखा। पर जो इसमें विषुवत रेखा लिखा हुआ है और इसमें समझाया गया है, ये अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया। इसे हम अपने तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी को जो रेखा बीचों बीच से बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। जैसा कि ये आप देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। इसमें हमारी पृथ्वी दो भागों में डिवाइड हो चुकी है। एक भाग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं हम, जो ऊपर वाला भाग है इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो जो विषुवत रेखा है वह हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जितनी भी रेखाओं की बात करेंगे, चाहे वो विषुवत रेखा हो, मकर रेखा हो, कर्क रेखा हो या कोई भी देशांतर हो, यह हमारी पृथ्वी पर वास्तविक रूप से नहीं है। हमने पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए हमारी सहूलियत के हिसाब से हमने उनको मान लिया है, ताकि हम हमारी पृथ्वी को अच्छे से जान सकें, उसे समझ सकें। अब हम जानेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। दोस्तों अब अपने पूरे फोकस के साथ यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि जितनी भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसका ये मुख्य आधार है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। मैंने अभी बताया था कि जो रेखा पृथ्वी को दो भागों में बराबर रूप से डिवाइड करे उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये ग्रीन कलर में मैंने विषुवत रेखा बनाई हुई है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये हमारी विषुवत रेखा है। दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके की रेखाएं मान ली गई हैं, जिसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं या अक्षांश वृत्त बोलते हैं। अब हम एक अलग रंग लेके हमारी अक्षांश रेखाओं को बनाएंगे। जैसा कि देखिए आप, ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी लंबाई भी कम होती जा रही है। देखिए विषुवत सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। उसके बाद ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई निरंतर कम होती जाती है। ये पार्ट हमारा उत्तरी ध्रुव है, जिसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो ये पार्ट है वो हमारा साउथ पोल है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे इनकी विशेषताएं, अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं को जानेंगे। जो विषुवत रेखा है वह हमारा सबसे बड़ी अक्षांश है। दूसरी चीज़ समझेंगे कि विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। अब तीसरा पॉइंट जो समझने योग्य है वो यह है कि विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं और ध्रुवों की तरफ जाने पर यह 90 अक्षांश तक हो जाती हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी विषुवत रेखा है यह
0 डिग्री अक्षांश है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, अक्षांश रेखाओं का जो मान है, लंबाई नहीं बल्कि मान बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री अक्षांश हो गई, ये हमारी 70 डिग्री हो गई, ये हमारी 80 डिग्री हो गई, और ये जो पॉइंट है हमारा जो ध्रुव है ना बेटा, इसको हम 90 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और 90 डिग्री अक्षांश, तो इनके पीछे हम n लगा देते हैं। n लगाना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि यह हमारा उत्तरी गोलार्ध है, तो n उत्तरी गोलार्धों को प्रदर्शित करता है। वहीं पर यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री अक्षांश है, ये यहाँ पर 60 है, ये वाला 75 है, और फिर जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 90 डिग्री अक्षांश है। तो इनके पीछे बेटा साउथ लगाना जरूरी होता है, एस लगा देते हैं हम। इस प्रकार से एस लगा देते हैं क्योंकि यह हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, तो जो एस है वह हमारे दक्षिणी गोलार्ध को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, एक रोचक बात यह है कि जो विषुवत रेखा है वह 0 डिग्री अक्षांश है, पर हम इसके पीछे नॉर्थ और साउथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह दोनों गोलार्धों के बीचों बीच से गई है, बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। इसीलिए विषुवत रेखा को केवल 0 डिग्री अक्षांश लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। डायग्राम में अक्षांश रेखाओं को बनाया गया है। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर का मतलब है कि एक दूसरे को ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जैसे मान लीजिए हमने कोई अलग रेखा खींची इस तरीके से, तो समांतर का मतलब होगा कि इनको हम कितना भी आगे बढ़ा दें, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। देखिए आप, दूसरा रंग लेके भी बता दे रहे हैं आपको। ये कोई रेखा खींची हमने इस तरीके से, तो इनके जो बीच का अंतर है वह समान रहेगा, हर जगह समान अंतर रहेगा, और यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात एक दूसरे को नहीं काटेंगी। आप देख सकते हैं क्या हमारी जो अक्षांश रेखा हैं वो क्या ऐसे काट रही हैं, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, बल्कि यह इस तरीके से है, सभी जगह समान है। यहाँ पर थोड़ी सी गणित है जो कि हमारे बच्चों को गढ़ती है, चुभती है, तो आइए उसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। तो ये क्या लिखा हुआ है हम उसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा, आपने गणित की किताब में पढ़ा होगा या अपने टीचर से सुना होगा कि जो हमारा वृत्त होता है, जो हमारा एक वृत्त होता है उसकी माप होती है 360 अंश। ये पूरा वृत्त कितने का होता है? 360 अंश का होता है। तो हमारी जो पृथ्वी का जो विषुवत है वह भी तो गोल है पूरा, तो वह 360 अंश का कोण बनाता है, अर्थात एक पूरा वृत्त है वो। यदि हम उस वृत्त को 4 भागों में डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए जो ये हमारा वृत्त है इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रोटी है, रोटी को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो ये एक भाग होगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो आप देखिए, यदि ये एक भाग 90 हो और दूसरा भाग भी 90, तीसरा भाग भी 90 और चौथा भी 90 हो, यदि हम इन चारों को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 360। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की माप है वह 90 डिग्री है, अर्थात 360 डिग्री का वह एक भाग है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं।
यहाँ से ऑप्शन बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें। दोस्तों अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में। जैसा कि अभी तक आपने जाना कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, किस तरीके से बनाई जाती हैं, विषुवत क्या है और इनकी माप हम कैसे करते हैं। ये 90 डिग्री तक होती हैं उत्तरी ध्रुव में, दक्षिण ध्रुव में भी है 90 डिग्री तक होती हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो वह कौन कौन सी हैं देखिए। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर खिंची होती है। दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो हम देखते हैं कि मकर रेखा, यह भी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश पर बनी हुई होती है। और वहीं पर हम तीसरे महत्वपूर्ण अक्षांश की बात करें तो वह है जो कि हमारे 66.5 डिग्री अक्षांश उत्तर पर बना होता है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव व्रत भी कहते हैं। और जो चौथा महत्वपूर्ण अक्षांश है वह हमारा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव व्रत कहते हैं। तो यह हमारे 4 महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। इन्हें हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमारी विषुवत रेखा खिंची हुई है इस तरीके से, जिसे हमने 0 डिग्री माना है। और इसके उत्तर में ये जो ऊ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब उत्तर होगा, उत्तरी गोलार्ध को यह बता रहा है। तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा होती है हमारी? कर्क रेखा होती है, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और यदि हम दक्षिण में जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में, तो 23.5 पर जो रेखा खिंची होती है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। और यदि हम उत्तरी ध्रुव में बात करें 66.5 डिग्री की, तो 66.5 डिग्री पर जो हमारी रेखा होती है उसे हम उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत है। ये कितने पर है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। और वहीं पर यदि हम ये 90 डिग्री पर जाएं तो ये हमें हमारा ध्रुव मिल जाता है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वहीं पर यदि हम दक्षिण में बात करें तो आप देख सकते हैं 66.5 डिग्री पर जो अक्षांश खींचा जाता है दक्षिण में, उसे हम दक्षिणी ध्रुव व्रत कहते हैं। और जो हमारा ये पॉइंट होता है 90 डिग्री पर, उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब जानते हैं हम पृथ्वी के ताप कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, इंग्लिश में इसे जोन भी बोलते हैं। तो कटिबंध क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो हम जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कहाँ कितना टेम्परेचर होता है, कहाँ कितनी पृथ्वी गर्म होती है और कहाँ कितनी ठंडी होती है। तो आप देखिए, इसमें पढ़ भी सकते हैं आप। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, चलिए हम एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पर ये हमने जो रेखा खींची हुई है ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है और ये मकर रेखा खींची हुई है हमने। चलिए आपको समझाने के हम लिख भी देते हैं, ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है और जो बीच वाली है वो हमारी विषुवत रेखा है। और अब हम यहाँ पर हमारे सूरज मामा को ले लेते हैं, ये हमारे सूरज मामा हैं। तो सूरज मामा हमारी पृथ्वी पर कैसे असर डालते हैं, चलिए देख लेते हैं हम। आप देखिए, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं विषुवत रेखा पर। तो जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पर सीधी सी बात है कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, धूप ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वह सूर्य से ज़्यादा किरणें प्राप्त करता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए हम इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंध का अर्थ है यह क्षेत्र गर्म है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, अर्थात यह गर्म क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? कर्क रेखा से
मकर रेखा तक का, ये जिसको हम ये लाइनों के द्वारा बता रहे हैं, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और प्रदान करना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पर इसमें पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। जैसे कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में जो जितने भी अक्षांश होते हैं उन पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर जरूर होता है। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ये हमारी पृथ्वी है और जो बीच में से इसकी जो रेखा जाती है पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, उसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। और जो उत्तर में खींची जाती 23.5 डिग्री अक्षांश पर, उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। दक्षिण में जो रेखा खींची जाती 23.5 डिग्री अक्षांश पर, उसे हम मकर रेखा बोलते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सूर्य जो है वह उत्तरायण और दक्षिणायन करता है, अर्थात विषुवत से वह उत्तर की ओर यदि जाता है तो उसे हम उत्तरायण कहते हैं। यदि वह विषुवत से दक्षिणी गोलार्ध की ओर आता है तो उसे हम दक्षिणायन कहते हैं। तो जो हमारा सूर्य है, मान लीजिए जो ये हमारा सूर्य है, यह उत्तर और दक्षिण की ओर गति करता है। तो जैसे कि ये अभी विषुवत की ओर है, जून के टाइम पर ये कर्क रेखा पर लंबवत होता है, अर्थात हमारा जो सूर्य है वह यहाँ पर होता है। इसकी किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कितनी तारीख को बेटा? 21 जून को। 21 जून को जो हमारा सूर्य है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। वहीं पर यदि हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारा सूर्य है वह यहाँ होता है। कब? दिसंबर के टाइम पर। और 22 दिसंबर में सूर्य की किरणें जो हमारी मकर रेखा है उसके ऊपर लंबवत पड़ती हैं। किसके ऊपर पड़ती हैं? मकर रेखा पर। कौन सी डेट में बेटा? 22 दिसंबर में। तो 22 दिसंबर में सूर्य मकर रेखा के ऊपर लंबवत होता है। इसके ऊपर वाले अक्षांशों पर सूर्य नहीं जाता है, इसीलिए बोला गया है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर वर्ष में कभी न कभी सूर्य एक बार ऊपर जरूर आएगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और यही एक कारण है जिसकी वजह से कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है वह अत्यधिक गर्म होता है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब हम जानेंगे शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, यदि सूर्य की किरणें किसी क्षेत्र पर तिरछी पड़ेंगी, अर्थात जैसा कि आप मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये इस पर बनाई हुई विषुवत रेखा, इसके ऊपर कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा। और ये मकर रेखा आपने पढ़ा था, ये यहाँ पर होता है हमारा उत्तरी ध्रुवव्रत होता है और ये दक्षिणी ध्रुवव्रत होता है, जो कि कितने पर होता है? 66.5 डिग्री पर होता है। इसी तरह से ये भी 66.5 डिग्री पर होगा। कर्क रेखा और मकर रेखा कितने पर होती है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती हैं। ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर, और यहाँ पर ये हमारा सूर्य हो गया। तो सूर्य से जो निकलने वाली किरणें हैं उसको यहाँ पर ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में तो ये डायरेक्ट पड़ती हैं, जिससे कि जो यहाँ का क्षेत्र होता है वह गर्म हो जाता है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। परंतु कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुवव्रत और दक्षिणी ध्रुवव्रत, मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुवव्रत के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। देखिए इस तरीके से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने की वजह से जो यहाँ का क्षेत्र है उसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अर्थात वह क्षेत्र गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा कटिबंध बेटा? शीतोष्ण कटिबंधीय, अर्थात वहाँ पर शीत भी है
और उष्ण भी है, उष्ण मतलब गर्म भी है, इसलिए उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये देखिए जिसको हम ग्रीन कलर से बता रहे हैं ना, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और जो इसके ऊपर का क्षेत्र होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं, ये देखिए जो ये क्षेत्र है जिसे हम नीले कलर से दर्शा रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव में यदि हम बात करें, उत्तरी ध्रुव के आसपास का एरिया होता है ये उत्तरी ध्रुव वृत्त के ऊपर का क्षेत्र। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम बात करें तो यह होता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त के पास का क्षेत्र होता है। तो जो एरिया हमने दर्शाया है नीले कलर से, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है, इसलिए हम इस क्षेत्र को बोलते हैं शीतकटिबंधीय क्षेत्र। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसके बाद का जो क्षेत्र आता है, ये देखिए मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र है, इसे हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, अर्थात यहाँ पर ठंडी भी है और गर्मी भी है। इसके बाद का जो एरिया आता है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी होती है, तो उसे हम शीतकटिबंधी कहते हैं। जो ये वाला एरिया है देखिए, इसी तरीके से हम उत्तर में भी देख सकते हैं, ये हमारा उत्तर है और यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय है। और इसके ऊपर यदि हम बात करें तो यह हमारा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, और इसके ऊपर यदि हम जाएं तो ये हमारा शीतकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। अब हम जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो इसे भी हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और इसके नीचे जो ध्रुव होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिलाने वाली ये रेखाएं होती हैं, इन्हें ही हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसमें जो एक देशांतर रेखा होती है जो सबसे प्रमुख मानी गई है, उसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। जो ये बीच वाली रेखा है, इसे हम 0 डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री देशांतर। जिस तरीके से हमने विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना था, वो अक्षांश रेखा थी। यहाँ पर हम देशांतर रेखाओं में एक रेखा को 0 डिग्री अक्षांश मान लेते हैं, ताकि हमें देशांतर रेखाओं को मापने में आसानी हो। इस रेखा के जो इस साइड का क्षेत्र है, पूरब वाला क्षेत्र, उसे हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। कौन सा गोलार्ध बेटा? पूर्वी गोलार्ध। और इसके जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, उसे हम पश्चिम गोलार्ध कहते हैं। तो जैसे हमने उत्तरी गोलार्ध में N लगा रहे थे और दक्षिणी गोलार्ध में S लगा रहे थे, उसी प्रकार से यदि हम देशांतरों को मापेंगे तो देशांतरों में भी पूरब और पश्चिम लगा हुआ होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये देखिए 120 डिग्री पूरब लिखा हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री पूरब लिखा हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री पश्चिम, 60 डिग्री पश्चिम। तो यहाँ पर भी हम उसके पीछे गोलार्ध को व्यक्त करने के लिए पूरब या पश्चिम उसके साथ में जोड़ देते हैं। हमने देखा था कि जो हमारी पृथ्वी पर जो अक्षांश बने होते हैं वह कितने होते हैं? 90 होते हैं, 90 डिग्री तक। यहाँ तक कितना होता है? 90 डिग्री पर हमारा उत्तरी ध्रुव होता है और 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव होता है। पर यदि हम देशांतर की बात करें तो यहाँ पर 180 देशांतर होते हैं, 180 डिग्री तक उनको मापा जाता है। यहाँ से यदि हम जाएंगे, जैसा कि हमने माना था कि ये हमारी ग्रीनविच रेखा है,
जैसे हम 0 डिग्री मान लेते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को ये मिला रही है। यह पूरी तरह गोल नहीं होती है बल्कि यह अर्धवृत्ताकार होती है। यदि हम इसके पश्चिम में जाएंगे तो हमें 180 डिग्री तक जाना होगा। वहीं पर यदि हम इसके पूरब में जाएंगे तो भी हमें 180 डिग्री तक जाना होगा। एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि जो 180 डिग्री देशांतर है यह है पूर्वी गोलार्ध, जो हमारा ये पूर्वी गोलार्ध है ना, और ये पश्चिमी गोलार्ध है। इन दोनों के लिए यह कॉमन है। 180 डिग्री दोनों गोलार्धों के लिए कॉमन है। अब हम देशांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वह समय मापने के काम आती हैं। उनके माध्यम से हम संपूर्ण विश्व के समय को आसानी से माप सकते हैं। यह कैसी होती हैं देशांतर? अर्धवृत्ताकार होती हैं, अर्थात यह पूरी तरह से गोल नहीं होती बल्कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। इस तरीके से आप देखिए यह अर्धवृत्ताकार होती हैं। इस तरीके से यह पूरी तरह गोल नहीं होती हैं, यह अर्धवृत्त बन रहा है। ये देखिए उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही हैं। और इनकी क्या विशेषता होती है? यदि हम ध्रुवों की ओर जाएं तो इनके बीच की जो दूरी है वह निरंतर कम होती जाती है, एक बिंदु पर आकर लास्ट में मिल जाती हैं। इनकी दूरी अत्यधिक कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा के ऊपर दो देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है। हमने अक्षांश रेखाओं में पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं यदि हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, परंतु देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं है। देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? समान होती है। और जो हमने अभी 0 डिग्री देशांतर माना था उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कहीं दिन होता है तो कहीं पर रात होती है। जब दूसरी जगह पर रात होती है तो उस समय कहीं और दिन हो जाता है। तो ऐसे में एक समय नहीं हो सकता पूरी पृथ्वी पर। तो जो हमारे देश हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से जहाँ पर जिसको आसानी हुई वह उसने अपना मानक समय तय कर लिया। तो यह कैसे तय होता है यह हम जानेंगे। यह तो आप सभी जानते होंगे कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। दोपहर में जो परछाई है वह सबसे छोटी बनती है और सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय बनने वाली परछाई सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय, यामोत्तर मतलब देशांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये ऐसा कुछ है जैसे जो हमारी ये देशांतर रेखाएं हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई भी देशांतर रेखा है। यदि किसी भी देशांतर के ऊपर, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि जो ये वाली देशांतर है इसके ऊपर सूर्य है अभी, तो यहाँ पर इस देशांतर पर सभी जगह दोपहर ही मानी जाएगी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारी ग्रीनविच रेखा होती है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर भी मान लेते हैं, इसके माध्यम से हम समय को आसानी से समझ सकते हैं। ये जो हमारी ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, इसके जो
पूर्वी अक्षांश है। यहाँ पर समय पहले चलता है क्योंकि जो हमारा सूर्य है उसका उदय होता है पूरब दिशा से, तो सबसे पहले दिन कहाँ पर होगा, इसके पूर्वी वाले भाग में। तो यहाँ पर दिन सबसे पहले होगा इन देशांतरों पर, जो ये देशांतर हैं यहाँ पर दिन सबसे पहले होगा। तो यहाँ का समय आगे होगा, यहाँ का समय आगे होगा, तो हम प्लस से उसको प्रदर्शित कर देंगे। और इस देशांतर, जो ये देशांतर है ग्रीनविच, इसके जो पश्चिम वाला भाग है यहाँ का समय पीछे होगा, तो इसको हम माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो भारत का समय है वह ग्रीनविच टाइम लाइन से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि हमारा जो भारत है वह इस रेखा से, ग्रीनविच रेखा से पूरब में स्थित है, इसलिए हमारा समय आगे है। और जो अमेरिका है वह ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में अवस्थित है, इसलिए वहाँ का समय बहुत पीछे है। यहाँ पर फिर से थोड़ा सा गणित आ गया है, उसे भी हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्र पूरा कर लेती है, अक्ष पर एक चक्र पूरा कर लेती है, अर्थात वह एक वृत्त का निर्माण कर देती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि वृत्त का कितना माप होता है, 360 डिग्री होता है। तो यह पृथ्वी ने कितने में किया, 24 घंटे में। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम गई। तो अब सवाल बनता है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमी, तो इसके लिए हम भाग करेंगे। तो 360 में 24 का भाग करने पर हम देखते हैं हमें प्राप्त होता है 15, अर्थात 1 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है वह 15 डिग्री घूम जाती है। यदि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो उसमें हम 15 डिग्री का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है पृथ्वी। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4, अर्थात 4 मिनट में हमारी जो पृथ्वी है वह कितना घूमती है, 1 डिग्री घूम जाती है। 4 मिनट में हमारी जो पृथ्वी है वह 1 डिग्री घूम जाती है। ये देखिए आप, उम्मीद करते हैं कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा। तो यदि हम हमारी पृथ्वी को, जैसे हम माने कि 360 अंश का कोण बनाती है, तो उसे हम यदि 15-15 के भाग में बांटें, ये हमारा एक 15 हो गया, 15 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30, और फिर 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 45, और फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। इसी प्रकार से हमें 15 को कितनी बार जोड़ना पड़े कि 360 आ जाए। 15 को यदि हम 24 बार जोड़ दें, अर्थात 15 फिर से 15 फिर से 15, इसी तरीके से हम 15 को 24 बार जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा 360 डिग्री। इसलिए तो हम बोलते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह 15 डिग्री घूमने में उसको 1 घंटा लगता है, या वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। तो हमारी पृथ्वी को हम 24 घंटे में इस तरीके से बांट सकते हैं, 15-15 डिग्री पर। अब हम पढ़ेंगे कि मानक समय क्या होता है, मानक समय क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी देश है, जैसे कि ये हमारा भारत है, यह फैला हुआ होता है, इसका विस्तार होता है कुछ ना कुछ। तो जैसे हमारे भारत का हम एवरेज निकालें तो इसका कितना विस्तार है, 30 डिग्री देशांतर इसका विस्तार होता है। तो हमने अभी बताया कि 15 डिग्री में पृथ्वी में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। जैसे मान लीजिए, ये देखिए, ये हमारा असम वाला क्षेत्र है। असम में सबसे पहले मान लीजिए सूर्योदय हुआ,
तो सूर्य उदय हुआ यहाँ पर कितने 4 बजे। गुजरात में कितने बजे होगा 6 बजे। क्यों होगा? क्योंकि यह 30 डिग्री इसका 30 देशांतर इसका क्या है विस्तार है। और हमने बताया कि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो हमारे भारत का जो पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है उनके बीच में 2 घंटे का अंतर आ जाता, जिससे लोगों को दिक्कत जाती। जैसे मान लीजिए हमारा जो क्रिकेट का मैच है वो है स्टार्ट होना है 6 बजे से होना है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो गुजरात वाले लोग हैं वो 2 घंटे बाद देखें और जो असम वाले लोग हैं वो 2 घंटे पहले देखें। भाई हमें तो एक साथ ही मैच देखना है ना, और अलग अलग समय तय तो कर नहीं सकते हैं। जैसे रेलगाड़ी होती है तो रेलगाड़ी के लिए भी फिक्स समय होता है कि भाई रेलगाड़ी इतने टाइम पर इस स्टेशन से निकलेगी और दूसरे स्टेशन को इतने टाइम पर पहुंच जाएगी, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम मानक समय मान लेते हैं। मानक समय किसी ऐसी रेखा को माना जाता है जो देश के लगभग बीचों बीच से गुजर रही हो, जिससे कि समय में ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे हमारा जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री देशांतर को माना गया है। और हमारे उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में सभी जगह यही समय माना जाता है। यदि मैच 6 बजे स्टार्ट होना है तो वह पूरब में भी 6 बजे होगा, पश्चिम में भी 6 बजे, उत्तर में कश्मीर में भी 6 बजे स्टार्ट होगा, दक्षिण में कन्याकुमारी में भी लोग उसे 6 बजे ही देखेंगे। यहाँ पर एक बात और याद रखने योग्य है, जिन देशों का विस्तार बहुत अधिक होता है, जैसे हमने देखा कि हमारे भारत का विस्तार तो 30 डिग्री देशांतर तक था, तो 2 घंटे का अंतर आ रहा था, तो हमने कोई एक रेखा को मानक समय मान लिया और उसका हमने निपटारा कर दिया कि भाई एक ही समय रहेगा जिससे हमारे लोगों को दिक्कत ना जाए। पर जिस देश का विस्तार बहुत अधिक होता है वहाँ पर एक से ज़्यादा मानक समय मान लिए जाते हैं। जैसे जो रूस है वहाँ के कितने मानक समय हैं 11। इसी प्रकार से जो दूसरे देश हैं उनके भी अलग अलग मानक समय माने गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया था। इसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं, जहाँ पर हमने बताया था कि यदि हम 15-15 डिग्री को कितनी बार जोड़ें 24 बार, तो कितना प्राप्त होता है हमें 360 डिग्री प्राप्त होता है। ऐसा क्यों करते हैं, 15 डिग्री को ही क्यों जोड़ते हैं और किसी को क्यों नहीं? क्योंकि 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। यदि हम 0 से 15 डिग्री चलें तो 1 घंटे का अंतर आया, फिर 30 डिग्री पर जाएं तो 2 घंटे का अंतर आया, फिर उसके बाद में यदि हम 45 डिग्री पर जाएं तो 3 घंटे का अंतर आ गया, 60 पर जाएं तो 4 घंटे का आ गया। इसी तरीके से यदि हम पूरा 360 डिग्री का राउंड लगाएं तो हमारे पूरे 24 घंटे बन जाते हैं। तो हम 15-15 में उसे बांटें तो हमारे कितने भाग बनेंगे 24। इसीलिए बोला गया है यहाँ पर कि पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आगे हमसे जुड़े रहें।